नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 4 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। तो इससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर प्रश्न 1 है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा ही हम अपने पसंद के सरकार को चुन सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही शासन करते हैं। चुनाव के माध्यम से ही जनता जनमत के द्वारा अपने लिए उचित प्रतिनिधि का चयन करती है ताकि वो आगे जाकर जनहित के लिए कार्य करे। दूसरा प्रश्न है चुनाव क्या है। तो इसके उत्तर में है कि जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सके तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके, इस व्यवस्था को ही चुनाव कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हम देखेंगे कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, तो एक निश्चित समय के बाद चुनाव होता है। अगर वह सरकार, जैसे कि चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो अगर वह सरकार जनहित के लिए कार्य नहीं कर सकती है तो जनता उसका विरोध कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं और दूसरा चुनाव के द्वारा दूसरा सरकार का गठन होगा। उस स्थान पर दूसरा उम्मीदवार खड़े होंगे और उनका चयन होगा मतदान के आधार पर। प्रश्न 3 है चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं। तो इसके उत्तर में है चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं, जैसे कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, और तीसरा वे सरकार तथा उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या क्या होती है। तो लोकतंत्र चुनाव के लिए न्यूनतम शर्त है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो, यानी कि जिसने भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां तथा उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा वे मतदाता के साथ विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, यानी कि जो 5 वर्ष फिक्स रहता है उसके बाद चुनाव जरूर कराया जाना चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी कि मत के द्वारा वो उसी को चुने, उनको फुल फ्रीडम देना चाहिए जनता को। उन पर किसी तरह का जनता पर दबाव नहीं होना चाहिए कि वो उसी व्यक्ति को चुने जिसके लिए कहा गया है। वो मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को पसंद के अनुसार चुन सकता है, यह अधिकार मतदाता को होना चाहिए। पांचवा, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराया जाना चाहिए, उसमें किसी तरह का घपला नहीं होना चाहिए और ना ही गड़बड़ी किसी तरह का, जिससे लोग सचमुच अपनी अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। अगला प्रश्न है लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होती है। तो 5 वर्ष के बाद होती है। अगला प्रश्न है आम चुनाव किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में है कि सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहा जाता है। यानी कि चुनाव क्षेत्र जो होता है उसमें बांट दिया जाता है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। अगला प्रश्न है उपचुनाव किसे कहते हैं। तो कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफा से खाली हुआ रहता है जो पद, उसी स्थान पर जो चुनाव होता है उसके लिए, उस पद के लिए, उसे ही हम उपचुनाव कहते हैं। अगला प्रश्न है निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया जाता है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र में। प्रश्न है, संसदीय सदस्य किसे कहते हैं? तो प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हर वोट का बराबर मूल्य, यानी कि सभी, चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, अगर दोनों वोट देते हैं तो वो मूल्य बराबर ही होगा। सभी को समान वोट देने का, एक वोट देने का अधिकार रहता है। अगला प्रश्न है, विधायक किसे कहते हैं? तो विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को ही विधायक कहते हैं। प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए 89 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट आरक्षित है। प्रश्न है, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से काफी पहले बना लिया जाता है तथा हर किसी को दे दिया जाता है और इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। प्रश्न है, क्या कारण है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है? जो नाम वाला मतदाता सूची है उसको सुधारा जाता है। तो सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, यह व्यवस्था करना सरकार का क्या होता है? जिम्मेदारी होता है। जो योग्य है मतदाता उसको वहाँ पर शामिल करना, क्योंकि हर साल देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि 18 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि उनकी भी योग्यता प्राप्त हो जाती है मत देने के लिए। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। और देखा जाता है कि बहुतों की मृत्यु भी हो जाती है, जो बूढ़े हो जाते हैं, तो इस सब को लेकर जो मतदाता सूची होता है उसको नए ये से बनाया जाता है, नए सिरे से। अगला प्रश्न है, वोट डालने का अधिकार होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और टिकट किसे कहते हैं? तो पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। इसमें प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है? तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्न चीज़ों का और विवरण देना पड़ता है कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे कोई गंभीर आपराधिक मामला ना हो, यानी कि जो उम्मीदवार खड़ा है उसके खिलाफ कोई चल रहा गंभीर मामला ना हो। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता देखा जाता है कि कितना एजुकेशन उसने लिया है। उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देखा जाता है, कितनी उसके पास संपत्ति है, कितना लेन देन उसने किया है, इन चीज़ों को देखा जाता है। प्रश्न है, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? तो 2 सप्ताह चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी के 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन से नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा दिया था। 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कौन कौन से नारा दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। प्रश्न है, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसका नारा दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमीन जोतने वाले को। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो इसको सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने किसका नारा दिया था? तो तेलुगु स्वाभिमान का। अगला प्रश्न है, चुनाव के कानून के अनुसार
कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकता है? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये काम नहीं कर सकता है, जो कि पहला है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना अथवा धमकी देना। यानी कि हम देखते हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में कि वोट दिलाने के लिए मतदाता को क्या किया जाता है, उनको पैसा का लालच दिया जाता है और कहीं कहीं पर धमकी भी दिया जाता है कि अगर उस प्रतिनिधि को जो चुनाव छाप होता है और उसके माध्यम से बताया जाता है कि इस छाप पर आपको वोट देना है, नहीं दीजिएगा तो बहुत सारी गलत धमकियां दी जाती है जनता को। दूसरा, उनसे जाति अथवा धर्म के नाम पर भी वोट मांगा जाता है। क्या बताया जाता है कि जो प्रतिनिधि खड़ा है वो ये जाति के हैं, आप भी ये जाति के हैं, तो उसे जरूर से जरूर वोट दीजिएगा, ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। सरकारी साधन का उपयोग नहीं करना है। चौथा, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करने के लिए मना किया गया है, जो कि गलत चीज़ है। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। चुनाव के कानून के अनुसार उम्मीदवारों को या जो पार्टी है उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे देश के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीज़ों को करने की मनाही है? तो पहला है, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं करना है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का भी उपयोग नहीं करना है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास यानी कि शुरुआत, बड़े नीतिगत फैसले अथवा लोगों की सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। ये मना किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर चुनाव संरचना का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर में देखेंगे कि चुनाव का अंतिम चरण है मतदाता द्वारा वोट देना। इस दिन को आम भाषा में चुनाव कहा जाता है। मतदाता सूची में शामिल नाम वाले हर व्यक्ति अपने इलाके में मतदान केंद्र पर जाता है। यह केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल अथवा सरकारी इमारत में बनी होती है। यानी कि हम देखते हैं कि वोटिंग जो होता है वो स्कूल या सरकारी संस्था जो है वहीं पर, ज़्यादातर स्कूल में ही करवाया जाता है। जब मतदाता मतदान केंद्र जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशाना लगाते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करते हैं। काला निशाना इसलिए लगाया जाता है ताकि वह दोबारा मतदान ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार दिया गया है। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं बगल में। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना होता है, जो उम्मीदवार पसंद आता है वो अपने इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को केवल एक बार क्या करना होता है? दबाना होता है। मतदान पूर्ण हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और लास्ट में उस वोटिंग की गिनती होती है, जो किसी दिन रखा जाता है वोटिंग गिनती के लिए। फिर उसके बाद परिणाम निकलता है चुनाव का, किसने जीता और किसने हारा। प्रश्न 30 है, चुनाव के दिन अधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ी की सूचना होती है? तो देखेंगे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डाल दिया जाता है कभी कभी और असली नाम को गायब कर दिया जाता है। वो अपना मत बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। अमीर उम्मीदवार की बड़ी पार्टियां द्वारा बड़े पैमाने पर यहाँ पर है धन खर्च करने की, बड़ी उम्मीदवारों द्वारा। तीसरा है शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों के दुरुपयोग की सूचना। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना, ये सब गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है,
भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्या है? तो ये अधिकार निम्नलिखित है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है चुनाव आयोग। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाली पार्टी और उम्मीदवार को सजा भी दे सकता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना अथवा अधिकारियों को तबादला करना भी शामिल है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, भारत में चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करो। यहाँ पर बोला गया चुनाव में, सॉरी भारत में नहीं है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करें। तो ये वर्णन है, जैसे कि पहला, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वास्तव में मतदान किया, वह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिरा हुआ था। भारत में यह या तो स्थिर रहा या फिर ऊपर इसको यह देखने को मिलता है आंकड़ा। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। हाँ, ऐसा देखने को मिलता है आंकड़ा के अनुसार कि भारत में बड़े लोगों की अपेक्षा जो अमीर वर्ग के हैं, गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए ही वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो सरकार बनेगी वो उनके हित के लिए आगे काम करेगी। जो प्रतिनिधि खड़ा है वो जीतने के बाद सरकार बनेगी और उनके हित के लिए काम करेगी। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके निर्धारित करने में उनके वोट महत्व देता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक सरकार का चयन कर रहे हैं। अगला है, चुनाव में ज़्यादा मतदाताओं ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी जरूर की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने स्वयं को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।